नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। तेरे हर सपने साकार होंगे, तू जरा कोशिश तो कर। इसीलिए कहते हैं कि जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। वक्त गया तो सब कुछ गया। फिजिक्स चल रही है अपनी, और इसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। लो, प्रकाश का प्रकीर्णन बाकी है ना, ये भी बता देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके अलावा ध्रुवण, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं भैया। क्या है ये? प्रकाश बड़ा टॉपिक होता है, पता है ना आपको, लाइट वाला। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं आ जाती है, अपवर्तन, परावर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण क्या होता है ये? अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा? बताओ फिर, क्या होता है ध्रुवण? नहीं पता? ध्रुवण क्या है भैया? अच्छा, दो आपने ये दो गाड़ियां आ रही है, चलो एक ही दिशा से, एक ही दिशा का मतलब एक ही साइड से आ रही है और दूसरी साइड से विपरीत दिशा से आई है। दो गाड़ियां आती और इनका तेज प्रकाश है, तेज। इनका फोकस ज्यादा है, लाइट है ना, इसका प्रकाश तेज है, तेज। आपने देखा होगा ऐसी। और ऐसी स्थिति में इनके बीच में क्या हो सकती है? टक्कर हो सकती है। टक्कर होगी तो दुर्घटना भी होगी। ये तो जाहिर सी बात है ना, जब टक्कर होगी तो दुर्घटना भी तो होगी। अब दुर्घटना होगी तो मृत्यु भी होगी, और जरूरी भी नहीं है कि होगी। ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्रुवण का प्रयोग किया जाता है, पोलोराइड्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोलोराइड्स का। धुंध को दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं, पोलोराइड्स का प्रयोग करते हैं चकाचौंध को दूर करने के लिए। इसके अलावा आप सिनेमा घर में थ्री डायमेंशनल जो डायग्राम होते हैं, त्रिविमीय चित्र को देखने के लिए पोलोराइड से युक्त है, आप चश्मे का प्रयोग भी करते हैं। तो ये सारी घटनाएं इसी में आती है। अब ध्रुवण है क्या? ध्यान में रखिएगा, ये एक ऐसी घटना है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। तरंग में क्या करती है? अंतर स्पष्ट करती है। पहली बात तो यह है। अब आपका प्रश्न यहां ये था या होना चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? ऐसी तरंगे जो पृष्ठ से आगे टकराती है, वो अनुप्रस्थ है। जैसे प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, समझ गए? प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती है। प्रश्न एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कौन सी है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जो पृष्ठ से आकर टकराए। जैसे आप ढोलक बजाते हैं, ढोलक, उसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तरंग कौन सी निकलेगी वहां से? अरे, अनुप्रस्थ का मतलब हो गया जो पृष्ठ से टकराती है, जैसे प्रकाश, प्रकाश तरंगे होगी। और दूसरी है ध्वनि तरंगे। इन दोनों में से वेग ज्यादा किसका होता है, ध्वनि तरंगों का या प्रकाश तरंगों का? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? बताओ भैया, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? और एक निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये दोनों ध्यान में रखनी चाहिए, प्रश्न आ जाता है कई बार। निर्वात में प्रकाश की चाल
इन दोनों का आंसर क्या होने वाला है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंपॉर्टेंट है। वायु में ध्वनि का वेग पूछा जाए तो कितना होगा भैया? 331 या फिर 32 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये लो, 32 भी आ सकता है और 31 भी आ सकता है। और वायु में यदि आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा देते हैं तो इसकी जो चाल है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ भी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ इन दोनों में से किसकी चाल ज्यादा है, किसका वेग ज्यादा है? प्रकाश का। प्रकाश का है क्या? प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। और वायु, और कहने का मतलब ये है कि वायु है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना आपका ध्रुवण होता है। क्या होता है? ध्रुवण। समझे? अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई प्रकाश और एक है अनुप्रस्थ तरंगे हो गई प्रकाश और एक हो गया आपका अनुदैर्ध्य। तो इसका आंसर होता है वायु। क्या होता है? वायु। ये राजस्थान ग्रेड 3 के पेपर में पूछा गया प्रश्न। वायु किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। वायु में किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य। और ये क्या है? अनुप्रस्थ है, जो किसी पृष्ठ से आकर टकराती है। अब इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना क्या कहलाएगा? ये ध्रुवण कहलाएगा। लेकिन ध्यान दे, ध्यान क्या देना है? अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की क्षमता नहीं पाई जाती, ये भी ध्यान रखना है। ये नोट डालता हूं मैं इधर। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की क्षमता नहीं पाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। लेकिन बात तो वही है, क्षमता नहीं पाई जाती। आखिर बात तो वही रहने वाली है ना कि प्रश्न क्या बनेंगे। आपको तो प्रश्नों से मतलब है, पेपर निकालना है ना। ध्रुवण क्या है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट करना, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की क्षमता नहीं पाई जाती। ये अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है। और अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश तरंगे। कौन सी होती है? प्रकाश तरंगे। और वायु है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। समझ गए? ये तो एग्जाम्पल रहेंगे इनके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की क्षमता नहीं पाई जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल। प्रश्न तो एग्जाम्पल से ही बनते हैं, उदाहरण से पूछे जाएंगे। आपके सामने उदाहरण होंगे, बताइएगा। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा से आमने सामने लिख लो। जब दो गाड़ियां आमने सामने तेज गति से आती है, तेज गति की कोई आवश्यकता नहीं, तेज गति या तेज प्रकाश, तेज प्रकाश में आती है तो क्या होगा? दुर्घटना होने की संभावना होगी। दो गाड़ियां आ रही है सामने आमने सामने से और उनका जो लाइट है, उनका प्रकाश फोकस ज्यादा है। कई बार आप सड़क पे चलते हो तो देखते हो ना, तेज गाड़ी आती है तो कुछ दिखता नहीं आगे, तेज प्रकाश में है। तो तेज प्रकाश है उनका, आ रही है गाड़ी तो होगा भैया एक्सीडेंट होने की संभावना होगी है? तेज प्रकाश में आती है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब बताओ क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो लाइट्स होती है उन पे पोलोराइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो इससे बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोलोराइड का। तो बचने के लिए ध्यान में रखना, बचने के लिए पोलोराइड का प्रयोग किया जाता है। पोलोराइड। अब पोलोराइड क्या है? ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण।
पोलोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये लो, पहली बात तो आपके समझ में आई होगी। गाड़ियों में तेज प्रकाश से बचाव के लिए पोलोराइड्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिनेमा घर जो होते हैं, सिनेमा घर, आप वहां गए भी होंगे, त्रिविमीय चित्र, 3 डायमेंशियल चित्र जो होते हैं, उनको देखने के लिए आपके पोलोराइड युक्त चश्मे का प्रयोग करना होता है। पोलोराइड युक्त। एक बात और लिख लो भैया, एग्जाम्पल और लिख लो। सिनेमा घर में, अच्छा मुझे ये बताओ कि सिनेमा घर जो होते हैं उनकी छत को वक्राकार क्यों बनाया जाता है? सिनेमा घर में जो छत होती है वो वक्राकार बनती है, इससे बताओ ऐसा क्यों बनाया जाता है? देखा है क्या कभी? सिनेमा घर जो होती है उसकी छत को ऐसे बनाते हैं वक्राकार। अच्छा उसको छोड़ो, आपने ये मेले देखे हैं ना, हैंडीक्राफ्ट के मेले, तो उस मेले में जो टेंट लगाया जाता है उसकी आकृति भी आपने देखी होगी, ऐसी ही होती है, वक्राकार होती है, नहीं होती क्या? पर ध्यान कौन देता है ना, ऐसे होती है, ऊपर से देख लेना। भाई हमें टेंट से क्या मतलब है, ऐसा क्यों बनाया है? सिनेमा घर से क्या मतलब है, ऐसा क्यों बनाया? पर कभी आपने सोचा तो होगा भैया ऐसा ही आकार क्यों है, इसका तो क्यों नहीं है? बताओ। अच्छा आंसर आया पवन का। एक तो बारिश जब आती है तो वो सीधा, और बताओ। बजट की प्रॉब्लम। इसमें क्या बजट की प्रॉब्लम हो गई? और बताओ। लो, अब ये गौरव बोल रहा है देखने में अच्छा लगता है। तब तक सोच लो आप, हैं सिनेमा घर में, सिनेमा घर में त्रिविमीय चित्र देखने के लिए, त्रिविमीय, 3 डायमेंशियल, त्रिविमीय चित्र देखने के लिए, चित्रों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोलोराइड का। चित्रों को देखने हेतु, पूरी बात को लिख रहा हूं मैं, पोलोराइड युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। पोलोराइड युक्त, पोलोराइड युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। चश्मा लगाया जाता है, हैं? अच्छा वो तो बात सही है, बिल्कुल। व्याख्यान कक्ष में भी ऐसा ही होता है। व्याख्यान कक्ष में सीटें आपने देखी है, ऐसे ही होती है। लेकिन उसका कारण यह है कि जब भी वहां आपको साउंड सुनाई दे, जब आवाज वहां से निकलेगी, जो भी है जो चल रहा है आपका व्याख्यान कक्ष है या तो और जो दूसरा है, तो वो जो दीवारों से टकराएगी ना, दीवारों से टकराने के बाद वो समान रूप से आपको सुनाई दे, इसीलिए उन छत को वक्राकार बनाया जाता है, समान रूप से आपको सुनाई दे, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है वहां भीड़, है ना। तो त्रिविमीय चित्रों को देखने हेतु पोलोराइड्स युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं, न कि सुंदरता के लिए, है सुंदरता के लिए नहीं है। समझ गए आप? हाँ, उसमें भी तो बहुत सारे लगते हैं, उसको बोलना पड़ता है माइक में, कुछ मिस्टेक हो रही है तो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब बताओ, ध्रुवण क्या है? चकाचौंध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और सिनेमा घर में जो त्रिविमीय चित्र होते हैं उसको देखने के लिए पोलोराइड युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। जब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही है तेज प्रकाश में, वो टक्कर से बच जाए इसके लिए भी पोलोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात है? यदि कोई सवाल आए तो आपका आंसर सही कर देना, सही होना चाहिए। फिर यहां से छोटे छोटे टॉपिक, और एक और बच गया, हुआ है आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यही बचा हुआ है, यही है ना? प्रकीर्णन बचा हुआ है, प्रकीर्णन बता देंगे। लो फिर वो लगाओ हेडिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या कहता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, वर्ण विक्षेपण तो आपने जाना था। इंद्रधनुष जो होती है, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं?
7 होते हैं। अच्छा, बीच वाला कलर कौन सा होता है, याद हो गए? पीला होता है। और रंगों का क्रम क्या होता है? विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना? इस प्रकार से कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है? वाह भैया। और कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है? इसका मतलब याद है, गुड। ऐसे याद है तो फिर पेपर कहां जाने वाला है? कहीं नहीं जाने वाला आपका, है? आसानी से निकल जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहता है? बिल्कुल। जब प्रकाश की किरण, बायोलॉजी तो आपकी वैसे भी तैयार हो गई, अच्छी खासी तैयार है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कोई ऐसे माध्यम से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण कोई ऐसे माध्यम से गुजरती है, कोई ऐसे माध्यम से गुजरती है, कैसे माध्यम से? कैसे? जब प्रकाश की किरण कोई ऐसे माध्यम से गुजरती है, कैसे? जिसमें धूल के कण हो, जिसमें धूल के कण हो, जिसमें धूल के सूक्ष्म कण हो। ये लिख देता हूं मैं, जिसमें धूल के सूक्ष्म कण हो। भैया बताओ क्या होगा रे? जब प्रकाश की किरण कोई ऐसे माध्यम में गुजरती है जिसमें धूल के सूक्ष्म कण मौजूद हो, तो क्या होगा? तो प्रकाश क्या हो जाएगा? विसरित हो जाएगा। प्रकाश क्या होगा? विसरित। तो प्रकाश विसरित हो जाता है, विसरित, फैलना, फैलना, शाबाश, विसरित हो जाता है, फैल जाता है भैया, विसरित हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ गए? जब प्रकाश की किरण कोई ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल के सूक्ष्म कण हो, तो प्रकाश समान रूप से, या फिर कह देते हैं कि प्रकाश है वो विसरित हो जाता है। और यही घटना आपके प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रश्न तो बार बार वही आ रहा है कि एग्जाम में एक सवाल क्या बनेगा, और वही होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है इनके एग्जाम्पल, उदाहरण ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो भैया, इसके क्या है, क्या है बताओ, और बताओ। यस, चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति या फिर अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, दिखाई देता है। समुद्र का पानी है वो रंगीन नजर आता है, ये तो आप सबको पता है। हाँ, नहीं आता? नीला, नीला, इसका मतलब रंगीन है। समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है? समुद्र का पानी रंगीन दिखाई देना, नीला, नीला, नीला लिख देता हूं, नीला दिखाई देना। कौन सी घटना है? अच्छा, आपको यहां से एक बात समझ में आएगी, वो क्या होगी देखना, अभी बताना। एक तो हो गया समुद्र का पानी है वो आपको रंगीन नजर आएगा, और पानी पे आप केरोसिन की बूंद डाल देते हैं पानी पे, तो वो भी तो आपको रंगीन नजर आता है। वो किसके कारण होता है? तो वहां आप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करें, तो वहां आपको करना है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या करना है? प्रकाश का व्यतिकरण। और व्यतिकरण क्या था? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो फिर अध्यारोपण के बाद में क्या हो जाता है? उसकी तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। यह प्रकाश का व्यतिकरण था। और समुद्र का पानी है वो रंगीन या नीला दिखाई देना,
ये प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और बताओ, आकाश का नीला दिखाई देना बिल्कुल सही है, आकाश का नीला दिखाई देना, गगन का, आकाश का नीला दिखाई देना। और बोलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनना, ये भी सही है। और बताओ, ग्रीन हाउस का बनना, ग्रीन हाउस क्या होता है भाई? ग्रीन हाउस क्या होता है रे? कौन बताना चाहेगा ग्रीन हाउस क्या है? हरा घर, वाह, ग्रीन हाउस हरा घर। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस का बनना। अब इसका मतलब क्या है? आपने पेड़ पौधों की नर्सरी देखी है ना, ये ग्रीन हाउस वाली? नहीं देखी? जाना कभी पेड़ पौधों वाली नर्सरी में, ग्रीन हाउस में? अभी बारिश के समय में जब आएगा मौसम, तो आप पेड़ पौधे लाने के लिए इस नर्सरी में जाना और अंदर जाना, और 2-3 मिनट के बाद में बाहर निकलना, आपकी हालत देखो क्या होती है। क्या होती है? मतलब जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका शरीर पूरा पसीने से भीग जाएगा। उसमें अंदर गर्मी है ना। कारण क्या है? जब सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, तो वो अधिकांश प्रकाश पृथ्वी के अंदर समाहित होता है, इसीलिए तो पृथ्वी गर्म होती है। सूर्य का प्रकाश जैसे पृथ्वी पर आता है तो वो प्रकाश अंदर चला जाता है, लेकिन ध्यान दें, वो प्रकाश की किरणें वापस भी जाती है, अधिकांश किरणें वापस चली जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस में क्या होता है, वो किरणें वापस नहीं जा पाती। अब जब वापस नहीं जा रही है तो अंदर का हिस्सा क्या हो गया? गर्म हो गया। समझ गए? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। प्रश्न यहां से ये बनेगा, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? मैं अलग से नोट कर देता हूं, नोट कर लो आप। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया है। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, ये इंपोर्टेंट है। कई बार यहां से प्रश्न बने, फिर बनेंगे, मैं बता देता हूं भैया, ये इतने इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ग्रीन हाउस गैसें आपको ध्यान में रखनी होगी। कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसें? मीना का जलवा है, मीना का जलवा है, ये है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैस को आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं भर्तियों में। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? यदि प्रश्न नोबल गैस पूछे तो भी बताना है, ग्रीन हाउस पूछे तो भी बताना है। सवाल को किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। सवाल कैसा भी आ सकता है। यहां ग्रीन हाउस गैसों का क्या मतलब, कौन कौन सी गैसें हैं, क्या पता है आपको? यहां से मी शब्द से बार बार मैं आपको बता देता हूं कि मिथेन बनेगा, मिथेन। और मिथेन को ही गोबर गैस कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना। मिथेन को क्या कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, और इसको दलदली गैस भी कहते हैं। कुछ भी शब्द काम में ले लें। देखो, मिथेन को क्या कहते हैं? इसको मार्स गैस कहते हैं। पहली बात ये मार्स गैस है। आप अपने रूप में लिख लेना, कॉपी में जिस भी रूप में लिख रहे हैं, मार्स गैस कहते हैं इसको। दूसरा, इसको गोबर गैस के नाम से जानते हैं, गोबर गैस। अब इसका मतलब यह हुआ कि गोबर में कौन सी गैस है? मिथेन है। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आपको ऑक्सीजन देती है, पता है? गाय हमें क्या देती है? दूध देती है, और दूध के साथ में ऑक्सीजन भी। हाँ, जुगाली जब करती है ना गाय, तो वहां आप ऑक्सीजन भी निकलती है, ऑक्सीजन है। ये मार्स गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सॉरी गोबर गैस है। इसके अलावा इसको दलदली गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दलदली गैस। जो भी शब्द काम में लेना है ले लो, दलदली गैस। लेकिन एग्जाम में आपका आंसर सही हो जाना चाहिए बस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, वो क्या है? ये सीएनजी का प्रमुख घटक है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब सीएनजी क्या होती है? ये सीएनजी का प्रमुख घटक है।
पूरी लाइन को लिख देता हूं मैं, ये सीएनजी का प्रमुख घटक है। अब सीएनजी तो आप सब जानते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक एलपीजी भी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी का यदि घटक पूछे ना आपसे, तो वो फिर मिथेन ही है। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सारी बातें मैंने यहीं क्लियर कर दी, CH4 होता है। और प्रश्न पूछे कि CH4 में बंद कोण का मान कितना होता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। CH4 में बंद कोण का मान कितना होता है, तो याद रखना ये H4 है, CH4 हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे सवाल किया जाए कि CH4 में बंद कोण का मान मेथेन में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। याद करना इन बातों को, कितने सारे प्रश्न बन गए देखो। छोटा सा नाम आया था आपके ग्रीन हाउस गैसों का बनना, और यहां से बहुत सारे प्रश्न निकल के आए मिथेन से। मिथेन क्या है? सीएनजी का घटक है। मिथेन को किस नाम से जानते हैं? मार्स गैस के नाम से। इसी को गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। और इसी को बोला जाता है दलदली गैस। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और आपसे सवाल किया जाए कि मिथेन में सहसंयोजी आबंध कितने हैं, तो ये है वो 4 है, देख लो 1 2 3 और 4। देखो आंसर आ गया, समझे। तो यहां से तो आपका क्या बना, मीना से तो मिथेन बन गया, और नास से बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड। लिख लेना भैया, ये आपके आने वाले टेस्टों में ये प्रश्न होने वाले हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना। नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, अब अजय ने बोल दिया, देखो अब इसका मतलब अजय ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर बोला है, सही बोला है। अजय सोच समझ के ही बोलता है हमेशा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। N2O। अब कई क्या करते हैं, इसको NO2 कर देते हैं। ऑप्शन में यही आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है तो N2O, कई क्या करेंगे NO2, फिर गलत हो जाएगा, ये N2O है ना। इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। ये आपकी लाफिंग गैस कहलाती है, लाफिंग गैस। भाई यहां से हटके प्रश्न बने तो यही बता देता हूं आपको, है ना। इसको लाफिंग गैस कहते हैं, यानी हास्य गैस कहते हैं भैया, हास्य गैस। अब हास्य गैस का मतलब तो है हंसाने वाली गैस। अब इनको क्या क्या लिखें, लो। और दोनों ही क्या है, ये हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैसें हैं ये, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीना से दो शब्द निकल के आए, एक तो मिथेन और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको मालूम है। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। सिगरेट के धुएं में यह नहीं होता, सिगरेट के धुएं में तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो सबसे जहरीली गैस है। करो सेवन सिगरेट का। हाँ, सिगरेट के धुएं में उपस्थित है सबसे जहरीली गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपको क्या कहां मिलेगा? CO2। CO2 कार्बन डाई है, कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ बिल्कुल, धूम्रपान में ये होती है, क्या नाम आपकी, सिगरेट में। अच्छा, एक को कम करेंगे दूसरे को स्टार्ट कर देंगे, ये नहीं नहीं, दोनों ही नुकसानदायक है। ज्यादा ये है, ज्यादा सिगरेट नुकसानदायक है, वैसे तो सारे ही नुकसानदायक है, इसका यूज करना ही नहीं चाहिए। क्या बताएं आपको, है सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे बीड़ी सिगरेट चिल्लम कुछ भी हो, ये सारे के सारे हानिकारक पदार्थ है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिंदगी की ये बर्बादी है, इससे आप दूर रहें। हाँ, युवा पीढ़ी इससे बहुत ज्यादा, युवा पीढ़ी एक तो आपके मोबाइल और दूसरा जो ये है नशीले पदार्थों का सेवन, इनसे ज्यादा खराब हो रहे हैं।
समझ गए कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला जो सवाल है ना कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कहां से कहां पहुंचे हम। ये वाला प्रश्न जो है वो आर्मी में लगभग मुझे लग रहा है कि 10 से 12 बार पूछा गया प्रश्न है। एक तो ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रयोग शीतल पेय पदार्थों में करते हैं। कहां करते हैं? शीतल पेय पदार्थों में। याद करना इनको, शीतल पेय पदार्थों में इसी का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी अग्निशमन में, आग बुझाने वाले यंत्र में। समझ गए? अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। और बार बार जो भर्तियों में रिपीट होता है प्रश्न, वो आपका ये है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है। कौन सा? कौन सा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठोस CO2 को क्या कहते हैं? ठोस CO2 को आपके ध्यान में रखना, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं इसको। ये लोग कितने सारे प्रश्न बन गए, याद तो आप ही को करना है। ये बहुत सारे एग्जाम वाले सवाल बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। और यहां ध्यान रखिएगा, एक शब्द लिखा है जलवा, और इसका मतलब है जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। और इसके अलावा आपके CFC होता है। क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपके रेफ्रिजरेटर में होती है, फ्रीज जो होता है, फ्रीज, इसी के कारण ठंडा होता है। हो गए? कोई दिक्कत है क्या? कहां आ रहे थे, कहां पहुंचे? लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं यहां से। ग्रीन हाउस गैसों का बनना ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित होगा। किस पे होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन पे। देखते हैं वापस। ये लो, समुद्र का पानी रंगीन नजर आना, और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का बनना, आकाश का नीला दिखाई देना। और एक और इंपॉर्टेंट घटना बताता हूं, लिख लिया है क्या ये? करोली बोल रहा है, लिखा ही नहीं, लिख लो फिर। है करोली, हो गया क्या? एक और नोट करो, एक घटना और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, हाँ, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंगीन नजर आना, रंगीन का मतलब लाल दिखाई देना। पता है ना आपको या नहीं है? अरे भैया, सूर्य उदय होने से पहले आपको पता चल जाता है कि सूर्य उदय होने वाला है, क्योंकि वो स्थान जो है आपको कलर लाल रंगीन नजर आएगा, लाल दिखेगा वहां से। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तब आपको पता चल जाता है कि अभी अभी सूर्य अस्त हुआ है, और इसके बीच देखो बाहर दिख भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समय की अवधि है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा है। 4 मिनट एक्स्ट्रा मतलब सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले आपको पता चल जाता है कि सूर्य उदय होने वाला है, और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक आपको पता रहता है कि सूर्य अस्त अभी हुआ। तो हो गई 4 मिनट की एक्स्ट्रा अवधि। हुई कि नहीं हुई? अब कारण क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंगीन दिखाई देना, ये ध्यान में रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन है। और यदि प्रश्न को पूछा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज नजर क्यों आता है, तब वहां प्रकाश का प्रकीर्णन मत कर देना। याद रखना, जहां रंग आएंगे ना, रंग लाल पीले, ये रंग जो होते हैं, रंगीन नजर आना आपके, जैसे समुद्र का नीला दिखाई देना, तो वहां आपको प्रकीर्णन करना होता है, अन्यथा वहां तो अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। क्लियर हो गई बातें सारी की सारी? ये लो भाई, आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, समझ में आ गया? अब वो टॉपिक लेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जो पिछली भर्ती के प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया था। अभी समय है 10-15 मिनट, तो कर देते हैं।
या सवाल पूछ लेते हैं, कल वाली क्लास में करवाएंगे। अच्छा रिपीट कर देता हूं, मैं जो टॉपिक पूछे ना इस सप्ताह में आपसे पढ़ाए हैं उनके मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको पता चले। कल का जो टॉपिक विद्युत धारा रहेगा ना, ओम का नियम, वो पिछली भर्ती का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां सवाल पूछे गए थे, वो तो कल की क्लास में कर लेंगे। अभी कुछ सवाल आपके सामने लेते हैं, आप आंसर करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूं, देखो आंसर करना, देखें बिना देखे आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि कॉपी खोल रखी है देख देख के आंसर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताओ फिर, कांच की ग्लास में, कांच की ग्लास आप समझ गए होंगे, कांच की ग्लास में पानी से भरी हुई है, कांच की गिलास में पेंसिल का, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना। अब आपको बताना है ये कौन सी घटना होगी, किसके कारण होता है। ऑप्शन में दे रहा हूं भैया, बोलना मत, बोलने का मतलब एक दूसरे से मत बताना ताकि दूसरे को पता भी चले। प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखता हूं किसका आंसर सही आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ओके। अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया, और एक और लिख देता हूं मैं, परावर्तन। अब बताओ भैया, करौली का आंसर सबसे पहले जानना चाहेंगे भाई, करौली बताओ आपका आंसर क्या है इसमें, है करौली क्या आंसर होगा आपका। कांच की गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ या तिरछा या टेढ़ा दिखाई देना, ये कौन सी घटना है, किसके कारण होता है ये सब, बिना देखे बोलना है, ऐसे नहीं कॉपी में लिखा हुआ देख के बता रहे हैं। ये तो गलत है गौरव, सही नहीं है गौरव, बेरा जी, प्रकाश के परावर्तन के कारण, देखो हो गया ना आंसर गलत। अच्छा मुझे जरा ये बताओ कि ऐसी घटना जिसमें परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों बातें आती है, कौन सी है बताओ। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ऐसी घटना है जिसमें अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, ये सारी की सारी घटनाएं इंद्रधनुष में होती है। लेकिन यहां सवाल पूछा गया, कांच की गिलास जो पानी से भरी हुई है उसमें पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा ही एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा, सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल क्या रहेगा, अभी तो देखा है प्रकाश के प्रकीर्णन का, समुद्र के रंग का नीला दिखाई देना, आसमान जी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यस, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला, हीरे का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। मृग मरीचिका का बनना, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, सड़क पर तेज धूप में आप देखते हैं तो आपको पानी दिखाई देता है, हाँ ऑप्टिकल फाइबर हो गया, प्रकाशिक तंतु, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित घटनाएं हैं। परावर्तन आप सबको पता ही है, नियमित और विसरित परावर्तन, और विसरित परावर्तन का ही ये एग्जाम्पल था अभी आप जो आप पढ़ रहे थे। जैसे प्रकाश आता है, किसी दीवार से टकराता है और दीवार से टकराने के बाद में फैल जाता है। पेड़ जो होते हैं, पेड़, पेड़ की जो छाया है, नीचे पेड़ का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस कारण बनता है, तो वो बनता है आपके विसरित परावर्तन के कारण। तो ये परावर्तन की घटनाएं आपके रहने वाली है। कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। एक और सवाल लेता हूं फिर क्लास को करेंगे समाप्त। यहां से हटके एक प्रश्न ले रहा हूं,
यहां से हटके। देखते हैं कितना आप दिमाग लगा रहे हैं। मंगल और बृहस्पति ये क्या है? वो पीछे से कह रहा है कि ये वार है, मंगल और बृहस्पति। ये ग्रह है, वार भी तो है, सही तो है इसका आंसर। तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? करो आंसर। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन चक्कर लगाता है, मुझे बताओ। बिना देखे, ऐसा नहीं है फिर से कॉपी देख खोल के देख ली आंसर बता दिया। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन चक्कर लगाता है? आपको याद है क्या, मैंने डायग्राम से आपको पूरे बताए थे? यदि ध्यान में नहीं है तो बसपा की मायावती सेब खाती है। बसपा की मायावती सेब खाती है। ये सारे ग्रह कितने हैं? एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे ग्रह कितने हैं? पहले कितने थे? 9। कौन सा ग्रह हटा दिया? प्लूटो को। किस कारण हटा दिया? सबसे छोटा ग्रह, इतना छोटा था कि वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आ रहा था, तो वैज्ञानिकों ने उसको क्या कर दिया? हटा के बोना ग्रह उसको कर दिया। तो यहां आपके सामने ये सवाल था, इनके बीच में पूछा गया, इनके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, यही तो पूछा गया था। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन चक्कर लगाता है, उस पट्टी का क्या नाम है, ये पूछा गया था। अब देखो, अभी हाल ही में जो रिट का पेपर लगा था ना, उसमें एक प्रश्न ये आया, देखो ये आपके आया था, आंतरिक ग्रह कौन कौन से? अभी वाले एग्जाम में आंतरिक ग्रह पूछे, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और ये बाद वाले 4 होते हैं, ये इसको बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये बड़े ग्रह हैं और ये छोटे ग्रह हैं। इनके बीच में कौन चक्कर लगाता है? तो इनके बीच में आपके एक क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही आंसर आया था, जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल ठीक था। एक सवाल और लेते हैं, एक ले लेते हैं और। मनोज जी कहां गए आज? एक और सवाल लेता हूं भैया, आंसर आप ही को करना है। हटके लेना है या यहीं से लेना है, बताओ। चलो बताओ, फिर मुझे बताओ। ऑप्शन नहीं मिलने वाले, ऑप्शन नहीं दिए जाने वाले हैं ना। प्रेस बायोपिया में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? ये 1-2 दिन पहले ही हुआ है टॉपिक, बताओ। प्रेस बायोपिया में आपसे पूछा गया है। एक आया था मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसके बाद में हाइपरमेट्रोपिया, जो दूरदृष्टि दोष था। और ये वाला था प्रेस बायोपिया, जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए, प्रेस बायोपिया के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आधों का आंसर गलत आया था। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं इसमें। कौन सा? द्विफोक्सी। बायोफोकल लेंस है, इसमें अवतल भी लगाते हैं और क्या लगाते हैं, इसमें उत्तल भी लगाते हैं। अवतल को कहां लगाते हैं? ऊपर। और उत्तल को कहां लगाते हैं? नीचे की तरफ। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।